रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। यस्टरडे एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। वो थी जी कि जो लोग स्पाउस वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली स्पाउस वीज़ा की के रूल्स हैं कुछ, कि उसमें आपने अपना फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड दिखाना होता है और जो बाकी उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन यस्टरडे की जो वीडियो थी वो स्पेशली वीडियो थी कि वो लोग जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जिनको 18,600 शो नहीं करवाना होता, या जो किसी तरह से पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहे हैं या डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे हैं, ऑब्वियसली वो लोग एग्जेम्प्टेड हैं कि उनको 18,600 थ्रेशोल्ड नहीं दिखाना पड़ता। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो पसंद करने के लिए, और बहुत से लोगों की उस वीडियो से बहुत हेल्प हुई और मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि जी कि आपकी वीडियो का शुक्रिया। उसी वीडियो में कुछ 2-3 दोस्तों ने और सवालात किए हुए थे, और वो सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे। पहला सवाल ये था कि जी के बच्चे अगर उसमें शामिल हों, अगर किसी के बच्चे हैं, स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया और जो आपका स्पाउस जो आना चाह रहा है, अगर उनके बच्चे हैं तो फिर क्या रूल्स होंगे। देखिए, अगर तो आपकी जो पहला नंबर एक तो ये है कि जो नॉर्मल कानून है उसमें यह है कि आपको 18,600 शो करवाना होता है अपनी इनकम का, और जो पहला बच्चा होता है, फर्स्ट बेबी जो है, उसके लिए आपको 3,800 पाउंड शो करना होता है, और सेकंड बच्चे के लिए जो होता है वो 2,400 होता है, और इसी तरह जो है वो आगे जो है वो बाकी बच्चों के लिए भी पैसे इसी तरह से काउंटेबल होते हैं। अच्छा, अब बाय लॉ और टेक्निकली क्या है कि जब आप 18,600 से एग्जेम्प्टेड हो गए, सो दैट्स मीन कि टेक्निकली तौर पे आप वो जो एक बेबी है अगर, तो 3,400 पाउंड से भी आप एग्जेम्प्टेड हो गए। अगर 2 बच्चे हैं तो पहले बच्चे का 3,800 पाउंड जो है 3,800, और सेकंड बच्चे का जो 2,400 पाउंड है, आप उससे भी एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। सो दैट्स मीन ये जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड होता है, ये जब आप एक का एग्जेम्प्टेड हो तो फिर टेक्निकली तौर पे, लीगली तौर पे बाकियों की भी उसमें एग्जेम्पशन आ जाती है। अच्छा, ये सेकंड सवाल था जी कि क्या हम जो स्पाउस वीज़ा है इसको फास्ट ट्रैक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर तो आप इनसाइड दी कंट्री स्पाउस वीज़े को अप्लाई करेंगे तो देन द आंसर इज़ यस, आप जो है फास्ट ट्रैक के ऊपर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एप्लीकेशन जो है स्पाउस वीज़ा की आउटसाइड दी कंट्री अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इस वक्त जो है फैमिलीज़ वीज़ाज़ में फास्ट ट्रैक जो है वो स्टिल जो है फ़िलहाल जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब ओपन होगा, लेकिन ये है कि द आंसर इज़ आउटसाइड दी कंट्री नो, एंड इनसाइड दी कंट्री यस। जी, ये स्पाउस वीज़ा का आपने लिखा है कि जी कि हमने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था और जो बच्चे हैं साथ में उन्होंने फ़ीस मांगी है, तो क्या इसका क्या मतलब है कि अगर उन्होंने फ़ीस मांगी है तो क्या वो वीज़ा ग्रांट करेंगे। देखिए, वीज़ा ग्रांट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आपकी फ़ाइल देखी नहीं है। आपके जो वकील हैं जिन्होंने आपकी एप्लीकेशन की है वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। अगर आपने ख़ुद से एप्लीकेशन की है सो देन स्टिल जो है आपको अपनी एप्लीकेशन और आपके सर्कमस्टांसिस का आपको बेहतर पता होगा। लेकिन ये जो उन्होंने फ़ीस की आपसे एविडेंस मांगी है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन जाती है उसमें स्पाउस की जाए या बच्चे साथ में जाएं तो हर एक की इमिग्रेशन फ़ीस जो होती है वो अलग-अलग होती है। इसी तरह IHS के चार्जेस, जिसको नेशनल हेल्थ सर्विस इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज कहते हैं, वो भी पे करने होते हैं। सो ये उनकी रिक्वायरमेंट है, चेक लिस्ट है कि जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो ये तमाम इमिग्रेशन की फ़ीसें, IHS की फ़ीस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी चेक लिस्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करनी होती है। यूँ ही वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके बाद ये सारी फ़ाइल जो है ये फिर केस वर्कर को जाती है, तो देन जो है वो केस वर्कर डिसाइड करता है। लेकिन ऑल दी वेरी बेस्ट। जी, ये जो यस्टरडे की वीडियो थी जिसमें मैंने स्पाउस वीज़ा के हवाले से जो तफसील दी थी, उसमें ये था कि जी कि इस वक्त प्रपोज़ल जो है वो डिस्कशन में है कि जी कि ये जो स्पाउस वीज़ास होंगे उसकी जो फ़ीस जो है उसको भी वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, और सेकंड ये है कि ये उसका जो थ्रेश होल्ड है 18,600 का, उसको भी वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो किसी दोस्त ने कमेंट्स किए थे कि जी कि क्या ये जो स्टूडेंट डिपेंडेंट हैं, क्या उसकी भी फ़ीस को वो जो है वो इंक्रीज़ करेंगे या उसकी क्या सिचुएशन है। देखिए, ये इसमें डिफरेंस है, ये 2 चीज़ें हैं। ये जो स्पाउस होता है इसको, ये वो होता है जब आप किसी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर से, सेटलमेंट वाले से या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होल्डर्स के साथ शादी करते हैं तो वो जो वीज़ा आपको मिलता है उसको स्पाउस वीज़ा कहा जाता है। और वो वीज़ा जो आप स्टूडेंट के डिपेंडेंट होते हैं उसको डिपेंडेंट वीज़ा कहा जाता है। सो
फ़िलहाल डिपेंडेंट वीज़ा की फ़ीस के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं प्रपोज़ल में है, लेकिन सब प्रपोज़ल में ये है कि जिस तरह अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जिस तरह उनको वो अपने स्पाउस को साथ में नहीं ला सकते हैं, इसी तरह इनकी प्रपोज़ल में फ़िलहाल ये है कि जी के जो स्टूडेंट आएँ या तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको काम की इजाज़त ना दी जाए, या उनको भी 10 आवर्स या 20 आवर्स काम की इजाज़त दी जाए। तो या ये है कि उसमें जो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग है या उनकी जो फ़ीसें हैं या उनकी जो चीज़ें हैं उसको इस तरीके से बढ़ाया जाए या इस तरीके से उसको किया जाए कि स्टूडेंट सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट आएँ और आके यहाँ पे पढ़ें और उसके बाद या तो अपना वीज़ा स्विच कर जाएँ। जिस वक्त वो वीज़ा स्विच कर जाएँ और अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश हो जाएँ तो दैन वो ये है कि अपनी डिपेंडेंट्स को या फैमिलीज़ को ला सकें। लेकिन ये है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो सेम टाइम ख़ुद भी आते हैं, अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ ले आते हैं, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करते हैं। कोई ना कोई जो है वो एप्लीकेशन डाल देते हैं या असाइलम कर देते हैं, या जिसकी वजह से इस वक्त गवर्नमेंट को, होम ऑफिस को और इमिग्रेशन को जो है वो काफ़ी उनके लिए बर्डन बना हुआ है कि जी कि इससे जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनकी भी हौसला शिकनी हो रही है, और जो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस की वजह से यहाँ पे आते हैं। क्या उनको जो है वो उनको स्टॉप किया जाए ताकि ये जो माइग्रेशन क्राइसिस हैं वो उसको स्टॉप करने से ये है कि ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं या जो बाकी इमिग्रेशन है उसको स्मूथ तरीके से चलाया जाए। अच्छा जी, ये आपका सवाल जो है ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। आपने कहा जी कि ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के बाद जो है हम कितना अरसा जो है आउटसाइड दी कंट्री रह सकते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग सवाल एक्चुअली। देखिए, जिस वक्त आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है तो देन आफ्टर गेटिंग अ ब्रिटिश पासपोर्ट देयर इज़ नो टाइम लिमिट, जो है कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जितना अरसा चाहें आउट ऑफ दी कंट्री जो है वो रह सकते हैं। सो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सिर्फ बाकी वीज़ाज़ होल्डर्स के लिए हैं, जो जिनके पास कोई और किस्म का डिफरेंट वीज़ाज़ होते हैं तो उनके लिए पाबंदी ये है कि वो कोई सर्टन पीरियड के लिए, हर एक वीज़े का डिफरेंट है, तो इसलिए जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है जो वो जितना मर्ज़ी चाहें वो बाहर रह सकते हैं। जी, ये BRP के हवाले से आपने पूछा है जी कि मेरा फ़ैसला केस का हो गया था, लेकिन मैं नियरली 2 मंथ्स हो गए हैं, BRP कार्ड अभी तक नहीं पहुंचा। मैं अपनी फ़्लाइट जो है वो बुक कर बैठा हूं, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप एप्लीकेशन करते हैं तब भी उन्होंने यही कहा हुआ है आपको कि जब तक आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स नहीं आते सो प्लीज़ डोंट अरेंज एनी काइंड ऑफ ट्रैवल जो है। फिर उसके बाद उन्होंने जिस वक्त आपको लेटर भेजा होगा उस पर भी लिखा होता है, ये एक नॉर्मल सी कानून है कि जब तक आपके हाथ में BRP ना आए उस वक्त तक अपनी आप फ़्लाइट्स बुक ना करें। सो अब आपने वो फ़्लाइट चूँकि बुक की है तो अब अगर तो आपको कोई एमरजेंसी है, कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो आप उनको रब्ता कर सकते हैं, लेकिन क्या वो आपको आपके इस एमरजेंसी शो करवाने के ऊपर कि जी के ऐसे कोई फैमिली में एमरजेंसी है तो वो आपको जल्दी BRP भेज देंगे, ऐसा कहना जो है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चूँकि उन्होंने बड़ा खुल के कहा हुआ है कि जब तक आपके हाथ में कागजात ना आएँ, जब तक आपको BRP कार्ड, पासपोर्ट या आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में ना आएँ, सो आप अपना अरेंजमेंट जो है ट्रैवल का ना किया करें, ट्रैवल अपना बुक ना किया करें। तो इस वीडियो के थ्रू मैं दोस्तों को ये भी एडवाइस करूँगा कि जब तक आपको वीज़ाज़ या आपकी चीज़ें मुकम्मल ना हों, BRP कार्ड वगैरह ना मिले, प्लीज़ उस वक्त तक अपनी फ़्लाइट जो है वो बुक ना किया करें, क्योंकि आजकल जो है डिपार्टमेंट्स में और मुख्तलिफ़ केसेस में जो है बिल्कुल डिले हो रहे हैं, हर चीज़ में डिले है, तो इसलिए जो है वो कोई प्रेडिक्शन करना जो है बड़ा बहुत मुश्किल है। डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से सवाल था, उन्होंने कहा जी कि मुझे 3 महीने हो गए हैं और मेरे लिए जो है बड़ी मुश्किल हो गई है हस्बैंड के साथ रहना, और ऑब्वियसली घरेलू उनके इश्यूज़ होंगे। तो देखिए, अगर आपकी इस किस्म की सिचुएशन है तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि अगर आपकी लाइफ डेंजर में है तो आपके पास राइट है कि आप इमीडिएट तौर पे आप बिल्कुल पुलिस से रब्ता कर सकते हैं, उनको अपनी सिचुएशन बताइए। सेफ़्टी जो होती है, आपकी हेल्थ और सेफ्टी जो है वो सबसे पहले है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये है कि अगर आप अफोर्ड करते हैं या नहीं करते, दोनों कंडीशन में इमीडिएट तौर पे आप जो आपके लोकल एडवाइस सेंटर्स हैं, फ्री स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, रेफ्यूजी सेंटर्स बने हुए हैं, अदारे बने हैं जो कि आपकी बिल्कुल वो उसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो आप उनसे रब्ता कीजिए ताकि वो आपकी सिचुएशन देखने के बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फ़ाइल करेंगे, या वो ये है कि आपको जस्टिस जो है, आपको इंसाफ जो है वो बिल्कुल दिलवाएंगे। लेकिन ये है कि
وہ کسی نے لکھا ہے نا کہ دنیا میں قتیل اسا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو اس لیے یہ جو ظلم سہنا جو ہے یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے اس وقت، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جی کہ میں جو سمجھتے ہیں آپ نے، میں چونکہ اس پہ میں نے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، یہ دونوں پارٹیز کے لیے ہے. اور یہاں پہ ہم نے پارٹیز کا نام، لوگوں کا نام بالکل اس کو پرائیویسی میں رکھتے ہیں. کسی کلائنٹ کا نام کسی کا ہم لوگ بائی لو لے نہیں سکتے ہیں. اس لیے یہ والا قانون جو ہے یہ دونوں پہ لاگو ہے. اگر کوئی اسپاؤس ویزا پہ آتا ہے اور وہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا جنہوں نے ان کو بلوایا ہوتا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اپنی قانونی چارہ جوئی کیجیے، لیکن ڈر کے مت رہیے، سہم کے مت رہیے. ادروائز یہ ہے کہ آپ خود اسی مشکل کا جو ہے وہ وکٹم رہیں گے. یہاں پہ ادارے جو ہیں، یہاں پہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ بالکل آپ کی مدد کرتی ہیں، اور ہم جیسے وکیل جو ہیں وہ بھی آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ سے رہتے ہیں، اور ورنہ باقی آرگنائزیشن جو ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرتی ہیں. آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو آپ بالکل ہماری اس ویڈیو پہ بھیج سکتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا، یہاں پہ میں صرف آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. اگر آپ کو پراپر لیگل ایڈوائس چاہیے ہو تو آپ اپوائنٹمنٹ بنا کے ہمارے آفس آ سکتے ہیں. ہمارا آفس بریڈفرڈ میں ہے جی، باری لا ایسوسیٹ. اور اگر آپ آفس میں نہیں آ سکتے ہیں، کسی بھی UK میں کسی بھی جگہ سے ہیں یا آؤٹ سائڈ دی کنٹری ہیں، تو آپ اپوائنٹمنٹ بک کر کے فون ایڈوائس جو ہے وہ ہمارے آفس سے لے سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ.